नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। अभी जैसे कि प्रोजेक्ट 75 का कोई भी अता पता नहीं है और अभी सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से इसकी कैंसिल होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और बदले में इसको अभी दोबारा फ्लोट किया जा सकता है या इसका कोई और भी रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा DRDO की तरफ से एक AIP सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है जिसे आगे चल के हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब जैसे कि 2023 में कलवरी क्लास की सभी वेसल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से INS कलवरी, जो कि इस क्लास की लीड वेसल है, उसकी मेजर रिफिट को करना शुरू किया जाएगा और इसी दौरान ही इसमें AIP मॉडल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी तक DRDO की AIP सिस्टम को अंडर वाटर कंडीशन में या किसी सबमरीन में इंटीग्रेट करके टेस्ट नहीं किया सका है। अभी तक इसको सिर्फ लैंड बेस्ड सिस्टम से ही टेस्ट किया गया था, लेकिन अभी नेवी का कहना है कि जब तक इनको किसी भी ऑपरेशनल सबमरीन में इंटीग्रेट करके टेस्ट नहीं किया जाता है तब तक इसको ऑफिशियली नेवी में शामिल करना पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसे किसी ऑपरेशनल सबमरीन में टेस्ट करने का मतलब DRDO को अभी एक सबमरीन की जरूरत पड़ने वाली है जिसमें AIP सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। अब इसके लिए पहले से ही DRDO की तरफ से इंडियन नेवी को एक सबमरीन को देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी किलो क्लास की सबमरीन को DRDO को हैंड ओवर करने का फैसला किया गया है, जिसको एक डेवलपमेंटल वेसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, एक टेस्ट बेड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे अपकमिंग अंडर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान जो भी नेवल सिस्टम को डेवलप किया जाएगा उनको आगे चल के इसी में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। अब इसको आगे चल के इंडियन नेवी की फ्यूचर प्रोजेक्ट 76 क्लास की सबमरीन के लिए भी बेस के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि अभी DRDO इसमें AIP सिस्टम के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट करने वाली है, जो कि अभी नेवी की बेसिक रिक्वायरमेंट है और इन्हीं रिक्वायरमेंट की वजह से अभी प्रोजेक्ट 75 के मैक्सिमम वेंडर इस टेंडर से डिस्क्वालीफाई हो गए थे और अभी इसी के साथ ही DRDO की तरफ से 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे इसी सबमरीन में सबसे पहले इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। इनिशियली इन सभी सिस्टम को जब सबमरीन में फिट कर दिया जाएगा तो सबसे पहले इनको ड्राई डॉक कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, फिर इसको कम पानी में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर इसको डीप वाटर कंडीशन में ले जाकर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए किसी भी इमरजेंसी का ध्यान रखते हुए इसको ड्राई डॉक कंडीशन में सबसे पहले टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेके। इसको लेके पिछले महीने HAL की तरफ से बताया गया था कि वो अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMARH को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर बनाने की फैसला कर चुके हैं और इसके लिए इंजन्स को सप्लाई करने के लिए भी पिछले महीने एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। अब नॉर्मली हमारे सभी हेलीकॉप्टर्स में फ्रेंच ओरिजिन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए ग्लोबल टेंडर को फ्लोट किया गया था और इस बार भी HAL की तरफ से पहले से ही क्लियर कर दिया गया था कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अंदर 2 अलग अलग इंजन ऑप्शन होने वाले हैं। फिलहाल के लिए सफरान ही इसमें सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि सफरान अभी भारत के साथ मिलकर अपनी हेलीकॉप्टर इंजन्स को भारत में ही बनाने वाला है और मोस्टली लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर से लेके लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तक इन सभी में सफरान के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक कोई दूसरी फॉरेन वेंडर की तरफ से इस टेंडर के अंदर भारत को इंजन तो ऑफर नहीं किया गया, लेकिन इसमें रशियन VK2500 सीरीज के इंजन शामिल हो सकते हैं। इसी भी सफरान के अनेटो 1 के इंजन को इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ आगे चल के रशियन इंजन ऑप्शन भी होने वाली है। अभी जैसे कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अलग अलग वेरिएंट्स को बनाने का फैसला किया जा चुका है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवल वर्जन शामिल होने वाला और सभी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस हेलीकॉप्टर में स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और इसी वजह से अभी इसके लिए 6 प्री प्रोडक्शन यूनिट को बनाने का फैसला किया गया और इसके लिए 12 अनीटो 1 के इंजन को सप्लाई करने के लिए सफरान के साथ बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके है। कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा था। फिर इसके बाद एक खबर सामने आया था जिसमें नेवी की तरफ से यूके के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने को लेकर MOU को साइन किया गया था, जिससे साफ होता है कि हमारी आर्मी अभी कन्वेंशनल फ्यूल से ऑपरेट होने वाले व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EV से रिप्लेस करना चाहती है या आगे चल के अपनी नेवल फोर्सेस में भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहती है। इसी बीच
टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी पहली बार अपनी सर्विस में इलेक्ट्रिक बोट्स को इंडक्ट करने का फैसला किया गया और इस पर अभी बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी टेरेसा एनर्जी की तरफ से डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें वो अभी एक इलेक्ट्रिक रिजिड इनफ्लैटेबल बोट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इसकी प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा रहा है। इस बोट का नाम अभी के लिए EV7M रिब रखा गया है, जो कि नॉर्मल पेट्रोलिंग से लेके इंटरसेप्ट, सर्च एंड रेस्क्यू या ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक बार में 18 लोगों को कैरी किया जा सकता है और टेरेसा एनर्जी की तरफ से बताया गया कि ये बोट्स नॉर्मल फ्यूल से चलने वाली बोट्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेल्थीली ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसकी नॉइज और हीट सिग्नेचर दोनों ही ना के बराबर होने वाले हैं। अभी इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से टेरेसा एनर्जी को लगभग 3 करोड़ का ग्रांट भी प्रोवाइड किया गया था, जिसमें ये आने वाले 12 महीनों के अंदर नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन बोट्स की प्रोटोटाइप को तैयार करने वाले और अगर सब कुछ सही रहा तो आगे चल के इनकी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। नॉर्मली अभी हम लद्दाख में ऐसे बोट्स को इस्तेमाल करें और चाइना के साथ हुई फेसअप के बीच ही पांगोंग लेक में इस्तेमाल करने के लिए ऐसे रिजिड इनफ्लैटेबल बोट्स को इमरजेंसी बेसिस पर आर्मी की तरफ से खरीदा गया था, लेकिन वो फ्यूल से ऑपरेट करने वाले बोट थे, जबकि अभी इलेक्ट्रिक बोट्स को डेवलप करने के बारे में सोचा जा रहा है और नॉर्मली हमारे शिप्स में भी ऐसे बोट्स को कैरी किया जा सकता है जिनको अलग अलग तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट मेक इन इंडिया या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लेके। इस मॉडल को प्रपोज करे हुए लगभग 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें हमें कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर सफलता मिल चुकी है, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म गोल की बात करें या हमारे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें जिनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर आगे बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया था, वो सभी फिलहाल के लिए फेल हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करते हैं। इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 6 कन्वेंशनल AIP सबमरीन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी इस टेंडर में सिर्फ साउथ कोरिया ही बचा हुआ है और 2 से 3 मेजर फर्म सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इशू को लेकर और मेक इन इंडिया क्लॉज की वजह से इससे बाहर हो गए थे और बताया गया था कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफसेट क्लॉज रखा गया था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज रखा गया था, इसकी वजह से साब और जर्मनी प्रोजेक्ट 75I से बाहर हो गया था और अभी ये टेंडर लगभग स्क्रैप होने की कंडीशन में आ चुका है। इसके बाद अगर एक और बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो MMRC टेंडर है और इसमें भी अभी लगभग 3 से 4 साल वेस्ट करने के बाद इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के बदले अभी बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर फाइनल करने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को कैंसिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से लग रहा है कि शायद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भारत के साथ कोई ग्लोबल कंपनी अपनी मेजर सिस्टम या टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहती है और इसके कारण ये भी है कि जो भी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करेगा वो अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को हासिल करना चाहेगा और इस वजह से उनको भारत की तरफ से रिपीट ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद रहेगा। लेकिन प्रोजेक्ट 75I और MMRC टेंडर दोनों में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि MMRC टेंडर अभी शायद भारत का आखिरी फॉरेन फाइटर जेट होने वाला है और प्रोजेक्ट 75I भी इंडियन नेवी का आखिरी फॉरेन ओरिजिन सबमरीन होने वाला है, जिसके बाद हम पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम के साथ जाने वाले हैं। अब भारत की तरफ से जब SP मॉडल को तैयार किया गया था, इसका मेजर एम हमारे इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना था और फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप करके अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी को हासिल करना था। लेकिन जो फॉरेन कंपनी थे उनकी प्रॉफिट के ऊपर इतना ध्यान रखा नहीं गया था, जिस वजह से वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे जिनको इस मॉडल के अंदर भारत प्रपोज कर रहा था वो धीरे धीरे फेल होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जो छोटे मोटे टेक्नोलॉजी थे उनको तो शेयर करने के लिए कोई भी राजी हो जाएगा, लेकिन जो मेजर टेक्नोलॉजी है उनको अभी कोई भारत के साथ शेयर करना नहीं चाह रहा और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल अभी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। भारत को इन सिस्टम की पहली रेजिमेंट को दिसंबर 2021 में डिलीवर करना शुरू कर दिया गया था। इसी साल मार्च में कुछ खबर सामने आया था कि रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम की कुछ कंपोनेंट्स को डिलीवर किया गया था, जिसमें कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट और ओवरऑल इंजन होने की बात की गई थी। लेकिन अभी टाइम्स नाउ की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम की 2nd रेजिमेंट को भी डिलीवर किया गया था और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की पर्सनल्स को ट्रेन करने के लिए एडिशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी भारत को सप्लाई किया गया था। और अभी रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ चले लड़ाई के बावजूद भी
वो भारत को जल्दी S-400 सिस्टम की तीसरी यूनिट को डिलीवर करने वाला है, जिसे स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए भारत इस्तेमाल करने वाला है और इसको ईस्ट साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी रशिया के साथ एडिशनल S-400 सिस्टम के लिए भी बातचीत शुरू हो सकती है और इवन भारत को अभी रशिया की तरफ से कोई भी रशियन इक्विपमेंट को खरीदने का खुला निमंत्रण दिया जा चुका है और S-500 सिस्टम को भी भारत को पहले से रशिया ऑफर कर चुका है। तो इस वजह से भारत की तरफ से अभी एडिशनल S-400 सिस्टम और S-500 सिस्टम को भी एक्वायर करने के बारे में इंटरनल डिस्कशन करना स्टार्ट किया जा चुका है। अब फिलहाल के लिए अगर भारत इनको खरीदना भी चाहेगा तो वर्तमान इंटरनेशनल लेवल में जिस तरीके का पॉलिटिक्स और सिचुएशन चल रहा है उसमें भारत किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने वाला है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।